हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने आपके हिंदी साहित्य की एमसीक्यूज़ की साथ 11 नंबर क्लास रहने वाली है। दोस्तों 11 नंबर क्लास रहने वाली है और चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है। आपका पहला क्वेश्चन है कि पद्मावत महाकाव्य को क्या कह रहा है कि पद्मावत महाकाव्य को रूप लोभ की संज्ञा किसने दी। जो पद्मावत जो महाकाव्य है दोस्तों, आपके हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य है पद्मावत। तो इसको रूप लोभ की संज्ञा किसने दी दोस्तों? तो इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों, सोच समझ के आंसर दे दीजिए। फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर पद्मावत की बात करें दोस्तों, तो पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की जो रचयिता है या रचनाकार है वो है जायसी। कौन है दोस्तों? जायसी। कब की? तो 1540 में पद्मावत की रचना की दोस्तों। कब की? 1540 में। और बात करें दोस्तों, तो ये हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य। देखिए हिंदी की पहली प्रेमाख्यानक रचना अलग हो जाएगी दोस्तों, और हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक जो है महाकाव्य अलग हो जाएगा। महाकाव्य तो आपके पद्मावत हो जाएगा, और हिंदी की पहली रचना जो है वो अलग हो जाएगी। वो अगले क्वेश्चन में या आगे आपकी आएगी, तब मैं आपको बता दूंगी। तो पद्मावत की रचना जायसी ने की। कब की? 1540 में की। हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य क्या है दोस्तों? ये एक महाकाव्य है। तो फटाफट आंसर दे दीजिए कि इसको रूप लोभ की संज्ञा किसने दी। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इसको रूप लोभ की संज्ञा किसने दी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रूप लोभ की संज्ञा दी। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने, किसने दोस्तों? विजय देव नारायण शाही ने इसे क्या कहा? तो इसे यह अपने प्रकार की अनूठी ट्रेजिक कृति बताया। क्या बताया दोस्तों? ट्रेजिक कृति बताया। अपने प्रकार की अनूठी ट्रेजिक ट्रेजिक कृति बताया। क्या बताया दोस्तों? अपने प्रकार की अनूठी ट्रेजिक कृति बताया। किसने बताया? विजय देव नारायण साई ने। तो ये हो गए आपके पद्मावत के बारे में सामान्य जानकारी दोस्तों। चल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पद्मावत के प्रतीकात्मक रूपों में हीरामन तोता को किसका प्रतीक माना गया? क्या कह रहा है कि पद्मावत के प्रतीकात्मक रूपों में हीरामन तोता को किसका रूप माना गया? देखिए दोस्तों, जो आपके पद्मावत महाकाव्य है उसके अंदर जितने भी इसमें पात्र, जैसे हीरामन तोता हैं, पद्मावती हैं, रतन सेन हैं, आपके राघव चेतन हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, और आपके सिहल द्वीप है, इन सबको अलग अलग प्रतीक बताया गया। इनको अलग अलग प्रतीक माना गया, या इनको अलग अलग प्रतीक के रूप में इनको प्रतीक दिया गया। जैसे आपके बात करें दोस्तों, तो जो आपका सिहल द्वीप है, सिहल द्वीप को किसका प्रतीक माना गया दोस्तों? तो सिहल द्वीप को आपके हृदय का प्रतीक माना गया। सिहल द्वीप को हृदय का। और शरीर का प्रतीक, या शरीर किसको प्रतीक माना गया? तो चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक माना गया। किसको दोस्तों? चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक माना गया। और गुरु की बात करें दोस्तों, तो हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक माना गया। और शैतान की बात करें दोस्तों, तो राघव चेतन को यहाँ पे शैतान का रूप माना गया। राघव चेतन को यहाँ पे शैतान का रूप माना गया। और बात करें दोस्तों, पद्मावती को किसका रूप माना गया? तो पद्मावती को रामचंद्र शुक्ल ने तो पद्मावती को आत्मा का प्रतीक माना। पद्मावती पद्मावती को आचार्य शुक्ल ने किसको माना दोस्तों? तो आचार्य शुक्ल ने इसको आत्मा का रूप माना। और बात करें रतन सेन की दोस्तों, तो रतन सेन को जो है शुक्ल ने परमात्मा का रूप माना। किसका माना दोस्तों? परमात्मा का रूप माना।
और बात करें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को इसमें किस का प्रतीक माना गया, तो छल या प्रपंच का प्रतीक माना गया। और कौन है इसमें, तो और है नागमती। नागमती को भी इसमें छल प्रपंच का, किसका दोस्तों, नागमती को भी छल या प्रपंच का इसमें प्रतीक माना गया दोस्तों। तो ये हो गई। तो हीरामन तोता को यहाँ पे किसका प्रतीक माना गया दोस्तों, तो गुरु का प्रतीक माना गया। तो सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिहल द्वीप को हृदय का प्रतीक, चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक, और हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक, और राघव चेतन को यहाँ पे शैतान का प्रतीक, पद्मावती को आत्मा का प्रतीक, रतन सेन को परमात्मा का प्रतीक, नागमती को छल प्रपंच का, और अलाउद्दीन खिलजी को भी किसका प्रतीक माना गया दोस्तों, छल या प्रपंच का। तो ये हो गई आपके पद्मावत के प्रतीकात्मक रूपों में किस किस को किस किस का प्रतीक माना गया दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का आपके 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है, सर्वमान्य रूप से अंतिम प्रेमाख्यानक क्या है दोस्तों, अंतिम प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है मधुमालती, बी है दुर्गावती, सी है ज्ञानदीप, ज्ञानदीप का टाइम दे रखा है 1619 ईस्वी, डी है चंदायन। तो फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों कि सर्वमान्य रूप से अंतिम जो प्रेमाख्यान ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों। हाँ, सबको सोचने समझने का टाइम मिलेगा दोस्तों, और सोच समझ के आंसर दे दीजिए दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है अपने। देखिए दोस्तों, अगर बात करें मधुमालती की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो मधुमालती जो है, मधुमालती आपके एक ऑप्शन दे रखा है, बी दुर्गावती दे रखा है, और सी दे रखा है ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, और डी दे रखा है चंदायन। क्या दे रखा है दोस्तों, चंदायन। तो फटाफट आप आंसर दे दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर अपन इसमें बात करें कि अंतिम रूप से जो प्रेमाख्यानक ग्रंथ है वो कौन सा है, तो अंतिम रूप से जो आपके प्रेमाख्यानक ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानदीप। क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्ञानदीप, जिसका टाइम है 1619 ईस्वी। क्या है दोस्तों, 1619 ईस्वी। तो सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, 4 नंबर जो है आपके क्वेश्चन रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी संतों में महिला संत का नाम है। क्या बोल रहा है कि सूफी संत में महिला संत का नाम है। तो फटाफट आंसर दे दीजिए। इसमें आपके ए ऑप्शन है आंडाल। क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन है आंडाल, बी है राबिया, सी है बाबरी साहिबा, और डी है सहजोबाई। क्या है दोस्तों, सहजोबाई। तो आप फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सहजोबाई की बात करें तो सहजोबाई और दयाबाई तो आपके दादू दयाल जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी दोस्तों, दादू दयाल जी। तो ये ऑप्शन तो आपके इसमें हट जाएगा। और दोस्तों बात करें बाबरी साहिबा, तो बाबरी साहिबा आपके संत कवियों में आती थी। किस में आती थी दोस्तों, संत कवियों के अंदर आपके बाबरी साहिबा आती थी। तो ये भी इसमें हटा जाएगा। आंडाल, आंडाल में अपन ने पढ़ा था, बाबरी साहिबा किस में आ जाएगी, आपके संतों में आ जाएगी। तो संतों में तो ये हट जाएगी। और आंडाल, आंडाल अपन जो है आगे पढ़ा था आंडाल, तो आंडाल भी आपके इसमें से हट जाएगा। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राबिया। क्या है, राबिया। ये है सूफी संत में महिला संत कौन थी दोस्तों, राबिया। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया आज आपके सामने कि अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी संत का जन्म सर्वमान्य रूप से किस शब्द में हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक है कि सूफी संत का जन्म सर्वमान्य रूप से किस शब्द से हुआ है, में से नहीं, किस शब्द से हुआ है। इसमें सफ, सोफिया, सोफ, सुफा। देखिए दोस्तों, जितने भी कवि हुए हैं सबका अलग अलग मत रहा है, सबका अलग अलग मत रहा है। और सबने मतलब किसी ने सूफ सबसे बताया, किसी ने सोफिया से बताया, किसी ने सूफ से बताया, किसी ने सूफा से जन्म बताया। तो सर्वमान्य रूप से जो
सूफी शब्द का जो जन्म हुआ सूफी संत का, सूफी संत नहीं है यहाँ पे, सूफी शब्द है ना दोस्तों। सूफी शब्द का जो जन्म है सर्वमान्य रूप से किस शब्द से हुआ? सफ से, सोफिया से, सूफ से, सुफा से। तो फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि सूफी शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ है, सर्वमान्य रूप से आपको बताना। देखिए दोस्तों, अगर बात करें सब की तो सबका अर्थ होता है अग्रिम पंक्ति। क्या होता है? अग्रिम पंक्ति। और अगर सोफिया की बात करें दोस्तों तो सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। और अगर सूफ की बात करें दोस्तों तो सूफ तो आपके सर्वमान्य रूप से हो जाएगा दोस्तों। सर्वमान्य रूप से जो आपके सूफी शब्द का जो जन्म हुआ वो सूफ से हुआ, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद ऊन। क्या होता है दोस्तों? सफ़ेद ऊन। देखिए दोस्तों, जो ये सूफी संत है वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने रहते थे। कौन से रंग के? सफ़ेद कपड़े पहने रहते हैं। इसीलिए जो सूफी शब्द का जो जन्म हुआ वो सूफ से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद ऊन। क्या होता है दोस्तों? सफ़ेद ऊन। और ये सफ़ेद ऊन के वस्त्र धारण किए होते हैं सूफी संत, सर्वमान्य रूप से सूफ से हुआ। और सुफा की बात करें दोस्तों तो सुबह का अर्थ होता है चबूतरा। क्या होता है दोस्तों? चबूतरा। तो ये क्या हुआ कि अलग अलग जो कवि हुए हैं उन्होंने सबने अपना अलग अलग मत दिया। इसीलिए किसी ने सफ से बताया, किसी ने सोफिया से बताया, किसी ने सूप से बताया, तो किसी ने सुफा से बताया। तो सुबह का अर्थ चबूतरा हो गया, और सफ का अर्थ हो गया दोस्तों अग्रिम पंक्ति, और सोफिया का अर्थ हो गया दोस्तों ज्ञान, और सूप का अर्थ हो गया सफ़ेद ऊन। और सफ़ेद ऊन के वस्त्र जो धारण करते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों? आपके सूफी संत। कौन करते हैं दोस्तों? सूफी संत आपके सफ़ेद ऊन के वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माधवानंद काम कदला चौपाई रचना किस कवि की है? क्या है दोस्तों? ये एक रचना है दोस्तों, जो ये किस कवि की है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऐसी ही 3-4 रचनाएं जैसे जैसे बात करें दोस्तों तो एक तो है माधवानंद काम कदला चौपाई, तो और एक केवल आपके आ जाएगी माधवानंद काम कदला। तो ये तो है आपके माधवानंद काम कदला, तो आ जाएगी आपकी गणपति चंद्र गुप्त की, जो कि राजस्थानी भाषा में, किस भाषा में दोस्तों? राजस्थानी भाषा में, जिसका टाइम है 1527 ईस्वी इसका टाइम आ जाएगा दोस्तों। और एक आपके माधवानंद काम कदला चौपाई आ जाएगी। तो इस चौपाई वाले की भाषा जो है दोस्तों, इसकी भी भाषा राजस्थानी है। इसकी भी भाषा क्या है दोस्तों? राजस्थानी। लेकिन इसका टाइम जो है दोस्तों 1556 ईस्वी आ जाएगा। और इसके जो रचनाकार आ जाएंगे दोस्तों कुशल लाभ आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों, एक आपके माधवानंद काम कदला जो कि गणपति चंद्र गुप्त की है, जिसका टाइम 1527 ईस्वी है, और जिसकी भाषा भी क्या है? राजस्थानी। और एक काम कदला आपके किसके आएगी दोस्तों? एक काम कदला आपके आलम की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी दोस्तों? आलम की। आलम भी यहाँ लिखा हुआ है। तो एक काम कदला आपके आलम की आ जाएगी। लेकिन जो आलम की जो रचना है उसकी भाषा आपकी अवधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों? अवधि उसकी भाषा आ जाएगी। और जिसका टाइम क्या आएगा दोस्तों? जिसका टाइम आएगा आपके 1584 ईस्वी। तो ये आपके 3 रचना हैं। एक तो माधवानंद काम कदला चौपाई, जो किसकी है दोस्तों? जो आपके कुशल लाभ की है, जिसकी भाषा राजस्थानी है, जिसका टाइम है 1556 ईस्वी। और एक आएगी आपके काम कदला, माधवानंद काम कदला, जो किसकी है दोस्तों? गणपति चंद्र गुप्त की है, जिसकी भाषा भी राजस्थानी है, लेकिन उसका टाइम 1527 ईस्वी आ जाएगी। और एक माधवानंद काम कदला किसकी आएगी दोस्तों? आलम की आएगी। लेकिन आलम की जो माधवानंद काम कदला है उसका टाइम 1584 ईस्वी है, और उसकी भाषा है दोस्तों अवधि। तो ये 3 रचनाएं हैं, लेकिन तीनों की भाषा भी अलग अलग है, तीनों का सन अलग अलग है, तीनों के कवि अलग अलग है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। जो आपको ऑप्शन में मिले वही राइट आंसर होएगा दोस्तों। और अगर आपको ऑप्शन में ये दिया जाएगा, अगर ये रचना दी जाएगी तो रचना के साथ में आपको टाइम दिया जाएगा, तो आपको टाइम के हिसाब से कवि सही राइट करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि जायसी ने अपने से पूर्व 4 प्रेमाख्यानक ग्रंथ स्वीकृत किए थे, जिसमें से है। देखिए दोस्तों, जायसी का तो कौन सा है? पद्मावत। कौन सा है?
पद्मावत। लेकिन पद्मावत से पहले जायसी ने 4 प्रेमाख्यानक ग्रंथ स्वीकार किए। क्या किया दोस्तों? 4 प्रेमाख्यानक ग्रंथ स्वीकार किए कि मेरी रचना से पहले भी 4 प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो इसमें से आपके मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती, मुग्धावती। तो मतलब उसमें से आपको बताना है कि कौन उन 4 ग्रंथों में से कौन इनमें से है या कौन इनमें से नहीं है। तो आप सोच समझ के आंसर दे दीजिए दोस्तों फटाफट। हाँ दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है, आप अपने जो है सोच समझ के आंसर दे दीजिए दोस्तों, लेकिन गलत आंसर नहीं देना है किसी को भी। देखिए दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों तो इसमें क्या है कि जो आपके टाइपिंग मिस्टेक भी हो गई है थोड़ी बहुत। इसमें क्या है दोस्तों, सभी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मृगावती भी जायसी ने अपने से पहले स्वीकार किया, मधुबालती भी अपने से पहले स्वीकार किया, प्रेमावती भी अपने से पहले स्वीकार किया, और जो मुग्धावती है उसको भी अपने से पहले स्वीकार किया दोस्तों। तो ये चारों ही ग्रंथ जो है जायसी ने अपने से पहले, यानी अपने पद्मावत से पहले स्वीकार किए। और ये चारों ही क्या है दोस्तों? प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये आपके क्या है दोस्तों, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इसको EMPORTNT इम्पोर्टेंट लगा देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाने देना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आपके जो है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों। आज आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हंसावली रचना की रचयिता कौन है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। हंसावली रचना के रचयिता कौन है दोस्तों? इसमें ए ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, बी है जायसी, सी है कुतुबुन और डी है शायद। तो आप आंसर दे दीजिए दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है दोस्तों, आप सोच समझ के आंसर देना दोस्तों। देखिए दोस्तों, हंसावली की बात करें दोस्तों तो हंसावली की भाषा क्या है? हंसावली रचना की भाषा की बात करें तो हंसावली भाषा है राजस्थानी। कौन सी भाषा है दोस्तों? राजस्थानी भाषा है। और बात करें दोस्तों तो डॉक्टर नगेंद्र और चंद्रगुप्त ने इससे पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना। किस किसने इसे पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र ने और गणपति चंद्र गुप्त ने। और किसने दोस्तों? गणपति चंद्र गुप्त ने इसे पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना। क्या माना दोस्तों? पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना। और हंसावली के नायक की बात करें दोस्तों तो हंसावली का जो नायक है दोस्तों वो कौन था? राजकुमार। कौन था दोस्तों? राजकुमार। और अगर इसकी नायिका की बात करें तो नायिका के नाम से ही रचना का नाम है दोस्तों। तो नायिका आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? हंसावली ही नायिका हो जाएगी दोस्तों। तो नायिका तो कौन हो जाएगी? हंसावली। जो ये हंसावली है ना दोस्तों, तो ये हंसावली पाटन की राजकुमारी है। कहाँ की दोस्तों? तो ये पाटन की राजकुमारी है दोस्तों। अब तो दोस्तों आप फटाफट आपने सोच लिया होगा। तो इसका अगर टाइम की बात करें तो इसका जो टाइम है 1370 ईस्वी इसका आपको टाइम मिल जाएगा दोस्तों। और इस रचना की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस रचना का जो आधार है दोस्तों वो आधार क्या है? तो इस रचना का जो आधार है ना दोस्तों वो है आपके बेताल विक्रम की कथा। क्या है दोस्तों? बेताल विक्रम की कथा। बेताल विक्रम की कथा क्या है दोस्तों? बेताल विक्रम की कथा इसका आधार है। और डॉक्टर नकेंद्र ने गणपति चंद्र गुप्त ने इसे पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना। नायक इसका राजकुमार है, नायिका इसकी हंसावली है, हंसावली पाटन की राजकुमारी है। और बात करें दोस्तों तो इसमें जो छंद है ना दोस्तों 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की शैली इसमें अपनाई गई है दोस्तों। तो बात करें इसके सब इसकी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें इसका निचोड़ मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके रचयिता की बात करें दोस्तों तो डी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? असाहित इसके रचयिता हो जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हंसावली की पूरी जानकारी आपके सामने मैंने रख दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंदायन रचना की भाषा है।
क्या पूछ रहा है दोस्तों, चंदायन रचना की भाषा है। हंसावली के रचयिता पूछ लिए और चंदावली की भाषा पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें राजस्थानी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। तो फटाफट आंसर दे दीजिए। जैसे ही अपने हंसावली पढ़ी है वैसे ही चंदावली के ऊपर, चंदायन के ऊपर बात करें दोस्तों, तो चंदायन का टाइम सबसे पहले आ जाएगा आपकी 1779 ईस्वी, 1779 ईस्वी। और इसके जो रचनाकार आ जाएंगे दोस्तों, मुल्ला दाऊद। कौन आ जाएगा दोस्तों, मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार आ जाएंगे। और इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा, और हंसावली में भी 5 दो चौपाइयों के बाद एक दोहा, और इसमें भी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की शैली अपनाई गई है दोस्तों। और सामान्य रूप से ये हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। मैंने बात की थी दोस्तों, हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य। आपको ये चीजें ले डूबेगी। पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य कौन सा बताया, पद्मावत। और पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ, पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ क्या बताया दोस्तों, चंदायन। ये भी सर्वमान्य रूप से पहला हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना, पहला महाकाव्य तो आपके पद्मावत हो जाएगा, और पहला प्रेमाख्यानक जो ग्रंथ है दोस्तों वो आपकी क्या हो जाएगा दोस्तों, चंदायन हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, इसके नायक की बात करें दोस्तों, तो इसका जो नायक है ना वो लोर या लोरिक है। कौन है दोस्तों, नायक कौन है इसका, नायक लोर या लोरिक। कौन है दोस्तों, लोर या लोरिक। और नायिका तो आपको जैसे पता ही है चंदायन है, तो नायिका क्या होगी इसकी, नायिका है हंसा। इसकी नायिका का नाम, सॉरी हंसा नहीं, चंदा। क्या है कि ये जो प्रेमाख्यानक जो ग्रंथ है ये इनमें जो नायिका है, नायिका के नाम पे ही रचना का नाम रखा गया है दोस्तों। तो हंसावली और चंदा से चंदायन। तो नायिका का नाम तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन नायक का नाम आपको इसमें याद रखने पड़ेगा। और दोस्तों अगर अब अपन आंसर की बात करें तो इसमें बी आपके राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो अवधि है। क्या है दोस्तों, अवधि। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नायिका चंदा है, टाइम 1379 ईस्वी है, और इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद। नायक है लोर या लोरिक। हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ तो आपके चंदायन हो जाएगा, और प्रेमाख्यानक महाकाव्य आपके पद्मावत हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं आज के आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया आज आपके सामने कि कौन सी पहली रचना है जिसके नायक की मृत्यु पर नायिका का सती होना चित्रित किया गया है। दोस्तों आज आपके जो है ना, आप मानो या न मानो, लेकिन आज आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गए दोस्तों। बहुत ही मतलब मैंने शानदार क्वेश्चन आपको दिए हैं दोस्तों। तो और इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए भी है दोस्तों। तो देखिए, कौन सी पहली रचना है जिसके नायक की मृत्यु होने पर नायिका का क्या दिखाया गया है दोस्तों, सती होना। कि हिंदी की पहली कौन सी, हिंदी की नहीं तो भी पहली कौन सी रचना है जिसमें नायक की मृत्यु हो जाती है और फिर बाद में नायक जो नायिका है वो सती हो जाती है। तो बताइए, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती और चंदोदय नहीं से चंदायन है ना, प्रेमावती और चंदायन। तो आंसर दे दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके इसमें आपके मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल भी अपने को जाननी है दोस्तों। तो कोई किसी का आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास। सोचे सोचे ज़रा सोचिए और आंसर दीजिए दोस्तों। सोच समझ के आंसर दीजिए। आपको सब आता है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। देखो ये नाम भी एक जैसे, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती, चंदायन, मुग्धावती। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबके अलग अलग कवि हैं, सबका अलग अलग टाइम है, सबके अंदर अलग अलग नायक नायिका हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों अपन इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपके ए ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा मृगावती। क्या है दोस्तों, मृगावती की जो नायिका होती है दोस्तों, इसकी जो नायिका होती है वो क्या कर लेती है, सती हो जाती है। इसका जो नायक है, नायक की मृत्यु होने पर नायिका सती हो जाती है। तो इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका टाइम आपके 1503 ईस्वी, और इसके जो रचनाकार हैं
यह रचयिता है कौन है दोस्तों? कुतुबन इसके रचयिता हैं। और कुतुबन के गुरु की बात करें तो गुरु है शेख बुरहान। कौन है दोस्तों? शेख बुरहान। देखिए दोस्तों, किसी में डिटेल ज़्यादा है तो वो इम्पोर्टेंट है, किसी में डिटेल कम है तो वो ज़्यादा खास नहीं। जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, जो आपको मैं बता रही हूँ, वही आपको याद करना है। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतनी डिटेल भी आपको नहीं पूछेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो मैं खुद ही आपके नहीं छोड़ूंगी, मैं सब लिखवा दूंगी आपको। तो देखिए दोस्तों, कुतुबन इसके रचयिता हो जाएंगे और कुतुबन के जो गुरु हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? शेख बुरहान। और कहते हैं कि इस रचना को लिखने में 2 माह 10 दिन का समय लगा। कितने महीने का? 2 माह 10 दिन का। और बात करें दोस्तों, तो इसमें जो दोहे हैं ना, उन दोहों की भाषा परिष्कृत अवधि है। क्या है? परिष्कृत अवधि। अब परिष्कृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? परिष्कृत का अर्थ होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध। तो शुद्ध अवधि, इसके दोहों की भाषा क्या है दोस्तों? शुद्ध अवधि। और इसमें भी वही है, 5 उपायों के बाद एक दोहा रखने की शैली। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ स्वीकार किया। ये आपको बहुत ही मतलब चीज जो है, इम्पोर्टेंट चीज है। आचार्य शुक्ल ने इसे पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना। देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको साहित्य थ्योरी वाली क्लास पढ़ाई तब भी मैंने आपको बताया, और अब भी बता रही हूँ कि जो आपके साहित्य है, साहित्य के अंदर जो आपके सर्वमान्य जो साहित्य इतिहास रहा है वो आपके आचार्य शुक्ल का रहा है। तो अलग से आपके आचार्य शुक्ल का मत भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी का जो पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ शुक्ल ने किसे माना? तो शुक्ल ने तो मृगावती को माना है। किसको माना है दोस्तों? मृगावती को। लेकिन सर्वमान्य रूप से क्या है? तो सर्वमान्य रूप से आपके चंदायन पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों। तो शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना। और बात करें दोस्तों, तो इस जो मृगावती है, इसका संपादन किसने किया? तो जो इसका पुनः संपादन है ना दोस्तों, वो माता प्रसाद ने किया था। कब किया था? 1967 में। पुनः संपादन किसने किया था? माता प्रसाद ने किया था। कब किया था? 1967 में। और इस रचना के अंदर कुल कितने खंड है? तो इसमें 26 खंड है तथा 427 छंदों में यह विभक्त है। 26 खंड कितने खंडों में विभक्त है? 26 तो खंड है इसमें, और 427 इसमें छंद है। क्या है दोस्तों? 427 इसमें छंद है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके इसमें आ जाएगी, आपको याद रखना है दोस्तों। और ये जो रचना है ना दोस्तों, ये 2 भागों में मिलती हैं, एक तो खंड विभाजन सहित और एक खंड विभाजन रहित। तो मृगावती को शुक्ल ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना। और इसकी रचना 1503 में हुई। किसने की? कुतुबन ने की। कुतुबन के गुरु के नाम शेख बुरहान। और इसे लिखने में 2 माह 10 दिन का समय लगा। इसका पुनः संपादन किसने किया? 1967 में माता प्रसाद ने किया। और इसकी जो भाषा है, इसके दोहों की जो भाषा है, वो परिष्कृत अवधि भाषा है। और इसमें इसको कुल 26 खंड और 427 संधों में इसको विभक्त किया गया है दोस्तों। तो आप मेरे को बता दीजिए दोस्तों कि जो है आपके 10 में से 10 का स्कोर किसके रहा दोस्तों। और रोज़ रोज़ कहना ठीक नहीं लगता है मेरे को भी, लेकिन दोस्तों आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों क्लास को। और मिलते हैं कल इसी साहित्य की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलते हैं दोस्तों इसी क्लास में।